गाइज, आज का ये वीडियो साउंड या ध्वनि पर बेस्ड है और भी इसी प्रकार की वीडियोज आगे मैं लाता रहूँगा जिसमें 25-25 क्वेश्चंस के सेट होंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि ध्वनि की प्रकृति कैसी होती है। ध्वनि की प्रकृति कैसी होती है। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा ध्वनि एक अनुदैर्ध्य तरंग है। ध्वनि एक अनुदैर्ध्य तरंग है। दोस्तों, अगर हम लोग तरंग की बात करें तो तरंग जो होती है वो बेसिकली दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। कौन कौन सी होती है? तो चलिए देख लेते हैं। पहली तरंग जो होती है वो यांत्रिक तरंग होती है। क्या होती है? यांत्रिक तरंग। और दूसरी जो होती है तरंग वो होती है अयांत्रिक तरंग। अयांत्रिक, ठीक है, देख लीजिएगा। अयांत्रिक तरंग, मैकेनिकल वेव और नॉन मैकेनिकल वेव। पुनः जो यांत्रिक तरंग होती है, जो यांत्रिक तरंगें होती हैं, कौन सी? मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव जो यांत्रिक तरंगें होती हैं वो दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की। पहला दूसरा। जो पहला है उसी को हम लोग अनुप्रस्थ तरंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनुप्रस्थ तरंग, यानी ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव, ठीक है। जो दूसरा प्रकार का तरंग होता है वो होता है अनुदैर्ध्य। अनुदैर्ध्य तरंग, जिसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल वेव। लॉन्गिट्यूडिनल वेव। चलिए देख लेते हैं थोड़ा सा और। जो अनुप्रस्थ तरंग है, जो अनुप्रस्थ तरंग है ये केवल ठोस में चलता है, ठीक है। ये केवल ठोस में चलता है, गैस में नहीं चलता। गैस में तो बिल्कुल भी नहीं चलता है। और ये द्रव में चलता है। द्रव में एक कंडीशन है कि द्रव में कब चलता है ये। अगर बात करें द्रव की सतह की, अगर द्रव के सतह की बात करें तो ये नहीं चलता है। लेकिन वहीं अगर द्रव की गहराई, यानी कि डीप फ्लूइड, यानी कि जो भी जल सोर्स है उसके नीचे अगर इसको पास करे तो ये आसानी से पास आउट हो जाता है, ठीक है। वहीं अनुदैर्ध्य तरंग जो होता है वो ठोस, द्रव और गैस तीनों में गमन कर सकता है। दूसरा जो तरंग था वो अयांत्रिक तरंग था। एक यांत्रिक, अयांत्रिक। यांत्रिक दो प्रकार का, अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 2 है, कहता है कौन सी तरंग शून्य यानी निर्वात में संचरण नहीं कर सकती। तो हम जानते हैं कि ध्वनि तरंग जो है इसे मीडियम की आवश्यकता होती है। इसे मीडियम की आवश्यकता होती है। विदाउट मीडियम ये नहीं चल सकता, यानी निर्वात जहाँ पर हवा नहीं होता है वहाँ पर ये नहीं चल सकता है। तो ये ध्वनि तरंग हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, सोनार का प्रयोग अधिकांशतः किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? तो सोनार का अधिकांशतः उपयोग नौ संचालकों द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? नौ संचालकों द्वारा किया जाता है। क्यों? नौ संचालक इसका इस्तेमाल समुद्र की गहराई निकालने में करते हैं, ठीक है। गहराई, समुद्र की गहराई, है ना, गहराई निकालने में इसका इस्तेमाल करते हैं। चलिए, सोनार का जो फुल फॉर्म होता है, सोनार का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है साउंड नेविगेटिंग एंड रेंजिंग। साउंड नेविगेटिंग एंड रेंजिंग, है ना, साउंड नेविगेटिंग एंड रेंजिंग। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में ध्वनि की चाल किसमें अधिकतम होती है? तो ये ध्वनि की चाल इस्पात में अधिकतम होती है। देखिए दोस्त, जिसका घनत्व, जिस तत्व का घनत्व ज़्यादा होगा ध्वनि की चाल उसमें अधिक होगी, ठीक है। क्योंकि उसमें मॉलिक्यूलर स्पेस, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कम होता है, अंतराणु का स्थान कम होता है, तो ध्वनि तेज़ी से गमन कर जाती है, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। तो यहाँ पर हमने क्या बताया, चार में तुम्हारा इस्पात हो जाएगा ना। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि मानव द्वारा सुनी जा सकने वाली ध्वनि तरंग की आवृत्ति कितनी होती है? मानव कितने परास के ध्वनि तरंग को सुन सकता है? तो मानव 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक के ध्वनि को सुन सकता है। ये ऑडिबल है,
ह्यूमन के लिए ऑडिबल साउंड है, इसको श्रव्य तरंग रेंज कहते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकते हैं क्योंकि यह उत्पन्न करते हैं। तो चमगादड़ जो प्राणी होते हैं वो पराश्रव्य तरंगे उत्पन्न कर सकते हैं, पराश्रव्य तरंग उत्पन्न करते हैं और अपने मार्ग में आने वाले किसी भी ऑब्जेक्ट से ये पता कर लेते हैं, ठीक है, परावर्तन के माध्यम से पता कर लेते हैं कि सामने कोई ऑब्जेक्ट है या नहीं। चलिए, तो हमारा क्वेश्चन था चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकते हैं क्यों, क्योंकि ये उत्पन्न कर सकते हैं पराश्रव्य तरंग। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन अगला 7 नंबर क्वेश्चन कहता है कि स्टेथोस्कोप ध्वनि के किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो यह परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, और परावर्तन के सिद्धांत पर जो हमारा हर्ट होता है, हर्ट से जो वाइब्रेशंस निकलते हैं उसी को ये ऑब्जर्व करके हम लोगों को बताता है। ठीक है, किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में, क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ रहे हैं, किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं। कभी ध्वनि कम सुनाई देता है, ठीक है, कभी ध्वनि अधिक सुनाई देता है, कभी कम सुनाई देता है। ठीक है, तो ध्वनि के इस प्रभाव को ही हम लोग डॉपलर प्रभाव या डॉपलर इफेक्ट बोलते हैं। डॉपलर महोदय ने इसे समझाया था। तो इस क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर ये आपका हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कहता है कि डेसिबल का प्रयोग किया जाता है। तो हम लोग जानते हैं कि डेसिबल जो है वो ध्वनि की तीव्रता मेजर करने में इस्तेमाल होता है। तो इसका ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 कहता है, क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो कहता है कि ध्वनि का प्रभाव मानव के कान पर कितने समय तक रहता है। तो 1/10 सेकेंड, 1/10 सेकेंड तक हम जो भी साउंड को सुनते हैं, जो ही ध्वनि सुनते हैं, उसका इफेक्ट, उसका प्रभाव हमारे कानों के ऊपर रहता है। ठीक है, अगर 1/10 सेकेंड से कम टाइम में कोई और साउंड हमें सुनाई देता है, कोई और साउंड सुनाई देता है, तो वो इको का काम करता है, प्रतिध्वनि का काम करता है। किसका काम करता है? प्रतिध्वनि का काम करता है। ओके, चलिए क्वेश्चन आगे लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि अस्पष्ट, ये गलती से आगे है, स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल व ध्वनि स्रोत के बीच न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए। तो इसका आंसर होगा 17 मीटर। क्या होगा? 17 मीटर। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे 12 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती हैं। तो प्रतिध्वनि परावर्तन के कारण उत्पन्न करती है। किसके कारण उत्पन्न करती है? परावर्तन के कारण उत्पन्न करती है। चलिए ठीक है, किसी भी परावर्तक सतह से टकरा करके जब ध्वनि वापस आती है तो वही इको के रूप में यानी प्रतिध्वनि के रूप में सुनाई देती है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि साधारण बातचीत की ध्वनि की तीव्रता कितनी होती है। तो जो हम लोग साधारण बातचीत करते हैं उस ध्वनि की तीव्रता जो होती है वो 30 से 40 डेसिबल होती है। कितनी होती है? 30 से 40 डेसिबल होती है। ठीक है, इसे याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 जो है हमारा कहता है ध्वनि के किस लक्षण के कारण कोई ध्वनि मोटी या पतली लगती है। तो ये तारत्व के कारण होता है। किसके कारण होता है? तारत्व, जिसको हम लोग पिच भी बोलते हैं। ठीक है, ध्वनि के पिच यानी तारत्व के कारण किसी भी इंसान का ध्वनि मोटा या पतला लगता है। जैसे कि जो बॉयज होते हैं उनका वॉइस जो होता है, आवाज़ जो होता है वो मोटा होता है, तो तारत्व के कारण ही होता है। और जो गर्ल्स होती हैं उनका वॉइस सुरीला होता है, वो तारत्व के कारण होता है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 कहता है विमानों के आंतरिक भागों को साफ करने के लिए किस तरह के तरंग का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये पराश्रव्य तरंग का इस्तेमाल किया जाता है। किस तरह का इस्तेमाल किया जाता है? पराश्रव्य तरंगों का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आगे लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते। क्यों नहीं सुन सकते? तो हमारा इसका ऑप्शन होगा बी। ठीक है, ऑप्शन बी, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। क्यों ऐसा क्यों है? वायुमंडल नहीं होने के कारण ध्वनि सुनाई नहीं देती है। तो साउंड को चलने के लिए, साउंड को ट्रैवल करने के लिए हमें मीडियम की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, मीडियम की ज़रूरत पड़ती है और वहाँ के एटमॉस्फेयर में कोई भी मीडियम नहीं है, यानी कि वहाँ हवा नहीं है। हवा नहीं होने के कारण यानी वायुमंडल नहीं है, वायुमंडल नहीं होने के कारण ध्वनि सुनाई नहीं देती है। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17,
क्वेश्चन नंबर 17 जो है वो कहता है कि रडार की कार्यप्रणाली किस सिद्धांत पर कार्य करती है। तो रडार का कार्यप्रणाली जो है वो रेडियो तरंगों के परावर्तन पर कार्य करता है, रेडियो तरंगों के परावर्तन पर कार्य करता है। ये जो रडार है, रडार, इसका फुल फॉर्म होता है रेडियो डिटेक्टिंग एंड रेंजिंग, रेडियो डिटेक्टिंग एंड रेंजिंग, ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है ध्वनि तीव्रता के डेसिबल में वह, ध्वनि तीव्रता के डेसिबल में वह अधिकतम सीमा जिसके ऊपर व्यक्ति नहीं सुन सकता है। तो इसका आंसर होगा डी, 95 डेसिबल, यानी कि 95 डेसिबल। 95 डेसिबल के ऊपर हम लोग नहीं सुन सकते हैं, ठीक है, टिल 95 डेसिबल हम लोग सुन सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आगे लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की जो आवाज़ होती है वो कैसी होती है, सुरीली होती है, ठीक है। पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की आवाज़ अधिकतम, यहाँ पर क्वेश्चन में एरर है, अधिकतम सुरीली होती है, क्वेश्चन में था सुरीली, सुरीली होती है। क्यों, ऐसा क्यों होता है? तो अभी हमने बताया था कि तारत्व अधिक होता है, महिलाओं के ध्वनि में तारत्व अधिक होता है, इसलिए उसकी आवाज़ जो होती है सुरीली होती है। और पुरुषों के ध्वनि में तारत्व कम होता है, पुरुषों के ध्वनि में तारत्व कम होता है, ठीक है, इसीलिए उनका आवाज़ मोटा लगता है। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे 20 नंबर लेते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन कहता है मैक अंकों का प्रयोग किसके वेग के संबंध में प्रयोग किया जाता है, किसके वेग के संबंध में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा वायुयान। मैक संख्या किससे संबंधित है, वायुयान से संबंधित है। मैक संख्या किससे संबंधित है, वायुयान से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं 21 नंबर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि तरंग का वेग, आवृत्ति तथा तरंग दैर्ध्य में संबंध है, ठीक है। अगर तरंग का वेग की बात करें, आवृत्ति की बात करें और तरंग दैर्ध्य की बात करें तो इसमें क्या संबंध है? तो इसमें संबंध है कि जो वेग होता है वो बराबर होता है आवृत्ति गुने तरंग दैर्ध्य के। वेग को भी से डिनोट करते हैं, आवृत्ति को हम लोग एन से डिनोट करते हैं और तरंग दैर्ध्य को लैम्डा से डिनोट करते हैं। लैम्डा एक स्पेशल सिंबल है, ओके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है वायु में ध्वनि का वेग कितना होता है। तो ये भी सिंपल है और बेसिक सा क्वेश्चन है जो एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। वायु में ध्वनि का वेग 332 मीटर प्रति सेकंड होता है, 332 मीटर प्रति सेकंड होता है, तो इसको याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 जो है वो कहता है पराश्रव्य तरंगों को सबसे पहले किसने सीटी बजाकर उत्पन्न किया था। जो पराश्रव्य तरंगें होती हैं उसको सबसे पहले किसने उत्पन्न किया था, तो गॉल्टन ने। किस वैज्ञानिक ने, गॉल्टन ने सीटी बजा करके पराश्रव्य तरंग को उत्पन्न किया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 लेते हैं, क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि ध्वनि तरंगे कहाँ नहीं चल सकती है, ध्वनि तरंगे कहाँ नहीं चल सकती है। तो हमने अभी बताया कि ध्वनि तरंगे जो होती है उनको चलने के लिए माध्यम चाहिए। क्या चाहिए, माध्यम चाहिए। माध्यम मीन्स मीडियम चाहिए। और यहाँ पर निर्वात कोई मीडियम नहीं होता है, इसलिए निर्वात में ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती हैं, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 यानी डी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन, आज का क्वेश्चन लास्ट है 25 नंबर। देखिए क्या कहता है। 25 नंबर कहता है किस प्रकार की तरंगों का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण के रूप में होता है, रात्रि दृष्टि उपकरण के रूप में होता है। तो इसका भी आंसर बहुत सिंपल है, अवरक्त तरंगे। ऑप्शन नंबर सी, अवरक्त तरंगों का इस्तेमाल जो होता है, अवरक्त तरंगों का इस्तेमाल किसके रूप में होता है, तो रात्रि के समय देखने के लिए, ठीक है। रात में किसी को देखना हो तो अवरक्त तरंगों का इस्तेमाल होता है। अवरक्त तरंग जिसे हम लोग इंफ्रारेड भी कहते हैं, क्या बोलते हैं, इंफ्रारेड, ठीक है, इसको इंफ्रारेड बोलते हैं। चलिए आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। इसी प्रकार के और भी वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी का धन्यवाद।